नंदगांव गांव एकदम शांत और सुंदर था। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। आम और नीम के पेड़ गर्मियों की चिलचिलाती धूप से राहत देते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। लेकिन इस खूबसूरत जगह के बीच एक डरावना साया था। गांव के किनारे पर एक विशाल और खंडहर हवेली। यह हवेली, जिसे भयंकर हवेली के नाम से जाना जाता था, कभी बहुत ही भव्य हुआ करती थी। इसकी टूटी हुई दीवारें और उजाड़ आंगन अब उपेक्षा और बर्बादी की कहानियां बयां करते थे। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। हवा का गरजना, भयानक मंत्रोच्चार और खून जमा देने वाली चीखें। ज्यादातर लोग इस हवेली को श्रापित मानते हुए इससे दूर ही रहते थे। लेकिन गांव के नए लड़के राहुल के लिए भयंकर हवेली एक रहस्य से भरी हुई थी, जिसका पता लगाना जरूरी था। अपने दादा दादी के साथ रहने आए राहुल को यह हवेली बहुत ही अजीब लगती थी। वह फुसफुसाहट में कही जाने वाली कहानियों को ध्यान से सुनता था और उसकी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती थीं। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक यह हवेली ठाकुर विक्रम सिंह की थी, जो एक अमीर जमींदार थे और अपनी खूबसूरत पत्नी रानी पद्मावती के साथ यहां रहते थे। ठाकुर विक्रम एक क्रूर इंसान थे, जो अपनी निर्दयता और अत्याचार के लिए जाने जाते थे। वह अपनी जवान पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उसे हवेली की चारदीवारी में कैद करके रखते थे। एक मनहूस रात ठाकुर विक्रम का कत्ल उनके ही कमरे में कर दिया गया। रानी पद्मावती का कहीं पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर भाग गई, जबकि कुछ का मानना था कि ठाकुर विक्रम की आत्मा ने बदला लेने के लिए उनका कत्ल कर दिया और अब उनकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में भटकने को मजबूर है। साल बीतते गए और हवेली खंडहर में तब्दील होती गई। ठाकुर विक्रम और रानी पद्मावती की कहानी एक लोक कथा बन गई, एक सीख देने वाली कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। राहुल अपनी जवानी के जोश में इन कहानियों से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने इस हवेली को डर की जगह नहीं, बल्कि रोमांच से भरी एक जगह माना। वह अपना पूरा दिन गांव घूमने में बिताता था, लेकिन उसका मन अक्सर हवेली की टूटी फूटी दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों में खोया रहता था। एक दिन दोपहर वह खुद को और रोक नहीं पाया और हवेली के करीब जाने का फैसला किया। वह चुपके से वहां से निकल गया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा भारी होने लगी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह हवेली के चारों ओर घूमता रहा और उसकी उंगलियां पत्थर की खुरदरी दीवारों को छू रही थीं। उसने टूटी खिड़कियों से झांक कर देखा तो उसे धूल से सने फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरा कमरा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपनी सांसें रोककर उसका इंतजार कर रही हो कि कब वह अंदर आए। जैसे ही शाम हुई और आंगन में पेड़ों की लंबी परछाइयां फैल गईं, राहुल को बेलों के पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। जैसे ही उसने सावधानी से दरवाजा खोला, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के कब्जों ने विरोध में आवाज की और हवेली की खामोशी टूट गई। जैसे ही वह अंदर गया, सड़न की गंध उसके नथुनों में भर गई। कमरा अंधेरा था और चांदनी की रोशनी ही अंदर आ रही थी, जो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अंधेरे में उसकी आंखों को दिखने में दिक्कत हो रही थी। हवा में धूल के कण तैर रहे थे, जो धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो खामोशी में और भी तेज लग रही थी। जैसे ही उसकी आंखों को दिखना शुरू हुआ, उसने देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ी नक्काशीदार कुर्सी रखी हुई है। अचानक उसे अपनी आंखों के कोने से कुछ हलचल दिखाई दी, जिससे वह एकदम से उछल पड़ा। एक परछाई
जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, अंधेरे से बाहर निकली। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। वह उसकी ओर आ रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। राहुल के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई और वह वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह डर के मारे देखता ही रह गया और वह परछाई उसके करीब आती रही। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। जैसे ही वह और करीब आई, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। यह एक जवान लड़की थी, राहुल से ज्यादा उम्र की नहीं होगी। उसकी आंखें बड़ी और उदास थीं, जिनमें एक गहरा दुख दिखाई दे रहा था। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके पीले होंठ थोड़े से हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सफेद साड़ी वाली लड़की ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे राहुल के शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। वह पीछे की ओर भागा और अपने ही पैरों से उलझ गया। गिरते ही वह जोर से चिल्लाया। उसकी चीख हवेली के खाली हॉल में गूंज उठी। सफेद साड़ी वाली लड़की जैसे आई थी, वैसे ही गायब हो गई। एक बार फिर कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ राहुल की तेज सांसों और उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस भूतिया शक्ल को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। उसे वहां से जाना था। उस हवेली और उस भूतिया लड़की से दूर भागना था। वह दौड़कर दरवाजे की ओर भागा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और वह ठंडी रात में बाहर भागा। भाग 7, डर के मारे भागना। राहुल तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने दादा दादी के घर नहीं पहुंच गया। उसने दौड़ते हुए दरवाजा खोला। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। उसके अचानक आने से उसके दादा दादी चौंक गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने उन्हें वो सब बताने की कोशिश की जो उसने देखा था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। वह कैसे बताता कि उसने क्या देखा था? उस सफेद साड़ी वाली लड़की को, उसकी उदास आंखों को, उसके बर्फीले स्पर्श को। उसके दादा दादी ने उसे समझाया और उसे सुला दिया। उन्हें लगा कि यह सब उसने सपने में देखा होगा, लेकिन राहुल जानता था कि उसने जो देखा वह कोई सपना नहीं था। सफेद साड़ी में उस लड़की की तस्वीर, उसकी उदास आंखें उसके दिमाग में घर कर गई थीं। वह पूरी रात जागता रहा और हर आहट को सुनता रहा, कहीं वह वापस तो नहीं आ गई। आखिरकार जब उसे नींद आई तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। भाग 8, डरावनी नींद। उस रात राहुल को नींद भी नहीं आई। वह बुरे बुरे सपने देख रहा था। उसने हवेली देखी। उसकी खिड़कियां अंधेरे में चमक रही थीं। उसने अपनी ही खून जमा देने वाली चीख सुनी जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। और फिर उसने उसे फिर से देखा। सफेद साड़ी में वह लड़की, वह उसके बिस्तर के नीचे खड़ी थी। उसकी उदास आंखें उसे घूर रही थीं। उसने आवाज देने की कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की कि वह कौन है और वह क्या चाहती है, लेकिन उसका गला मानो रुंध गया हो। वह भागना चाहता था, उन उदास आंखों से बचना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानने को तैयार नहीं था। वह डर के मारे जड़ होकर खड़ा था। उस बुरे सपने में फंस गया था जहां से कोई बचाव नहीं था। भाग 9, अगली सुबह। जब सुबह हुई तो उसे बहुत सुकून मिला। उसकी खिड़की से आती सूरज की रोशनी मानो रात के अंधेरे को दूर भगा रही हो। उसके बुरे सपने धीरे धीरे दूर होने लगे। उसने अपने दादा दादी को अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन सफेद साड़ी वाली लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी
और कहा कि यह सब हवेली की कहानियों की वजह से हुआ है। उन्होंने उसे भयंकर हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी और याद दिलाया कि कुछ जगहों पर नहीं जाना ही अच्छा होता है। राहुल डरा हुआ था, लेकिन उसने उस अनुभव को पीछे छोड़ने की ठान ली थी, इसलिए वह मान गया। उसने गांव के जीवन में वापस आने की कोशिश की, दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा, अपने दादा की कहानियां सुनने लगा। लेकिन सफेद साड़ी वाली लड़की की याद उसके दिमाग में एक भूतिया एहसास की तरह हमेशा के लिए बस गई थी। भाग 10। एक अनसुलझा रहस्य। गांव का जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन राहुल के लिए चीजें बदल गई थीं। भयंकर हवेली में हुई मुलाकात ने उसके युवा दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वह अब जब भी हवेली के पास से गुजरता था, उसे सिहरन होती थी और उसे सफेद साड़ी वाली लड़की की याद आ जाती थी। वह अक्सर खुद से उस लड़की की पहचान के बारे में सोचता था, उस गम के बारे में सोचता था जो उसे हमेशा घेरे रहता था। क्या वह रानी पद्मावती थी? ईशा ही सारी की इसी जो हो ईशा आग के लिए हवेली की दीवारों में कैद हो गई थी, या वह हवेली के काले अतीत का एक और शिकार थी जो अपनी भूतिया जेल से मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। भयंकर हवेली और उस भूतिया लड़की का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जो नंदगांव के शांत दिखने वाले गांव के नीचे छिपे रहस्यों की याद दिलाता था। और राहुल, जो हमेशा के लिए उस मुलाकात से चिह्नित हो गया था, उस अनुभव का भार अपने साथ लिए हुए था। उसे हमेशा याद दिलाया जाता था कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं, कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।